कि ये जो यात्रा है, जनसंवाद यात्रा आप लोगों के बीच आया है। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को हम लोगों ने खरीक प्रखंड के मिर्जापुरी से शुरू किया। मिर्जापुरी के बाद हम लोग अठनिया गांव गए, अठनिया के बाद ध्रुवगंज, ध्रुवगंज के बाद गोट खरीक। पहले दिन 4 गांव का हम लोगों ने यात्रा किया। कल 18 तारीख को हम लोगों ने पहली यात्रा खैरपुर से शुरुआत किया। खैरपुर के बाद हम लोग चौरहर आए, चौरहर के बाद बगड़ी गांव आए, बगड़ी के बाद सुरहा में कल का समापन हुआ। आज अंतिम कार्यक्रम में आपके यहां भवानीपुर में आए हैं। भवानीपुर बहुत बड़ा गांव है और खास करके यहां पर पिछड़े समाज के लोग ज्यादा हैं, दलित समाज के लोग ज्यादा हैं। वो भवानीपुर में है। मुझे मालूम है कि तमाम लोग यहाँ 90% से ज्यादा लोग किसान हैं, खेतीहर किसान हैं, मजदूर हैं, ठेका बटेदार पर काम करते हैं और जिनको यहाँ काम नहीं मिलता है परदेश जाकर के कमाते हैं। आधे से अधिक लोग प्रदेश में जाकर के नौजवान दिल्ली पंजाब खट रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। आखिर यह मसला क्यों है? अभी कुछ नौजवानों ने कहा कि हमारे लिए यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है वो समुचित नहीं है। हमारे नौजवानों ने कहा कि यहाँ पुस्तकालय होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये संवाद हमारे बीच आया आपके माध्यम से। किसी साथी ने कहा कि स्मार्ट मीटर अच्छा है और किसी साथियों ने, मैक्सिमम साथियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर जो है वो ठगी का काम कर रहा है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से हमारा नाजायज बिल आ रहा है। जैसा कि श्रवण मंडल भाई ने कहा कि 53,000 का बिल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसा ही स्मार्ट मीटर लगाया कि पहली खेप में उनको 53,000 का गिफ्ट मिल गया। ये 53,000 का बिल उनके सर पे आ गया है। ये 53,000 का बिल इनको हटाने में इनके पैर का चप्पल घिस जाएगा, हटाना मुश्किल है। ये जानिए, आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, आपको 100 रुपया 200 रुपया ब्लॉक में देना होता है। अभी जमीन का सर्वे चल रहा है नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में। क्या हो रहा? जमीन किसकी छीनी जाएगी? जो सड़क के किनारे है, जो बिहार सरकार में बसा है। बिहार सरकार में कौन बसा है? यही अति पिछड़ा जाति, यही दलित जाति, यही पिछड़ा जाति। और जिनके पास बहुत बीघा का बीघा जमीन है तो वो आदमी के आसमान से टपका है। हम भी मां के कोख से पैदा हुए हैं, वो भी मां के कोख से पैदा हुआ। किसी के पास 200-400 बीघा जमीन और हमारे पास 2 धुर भी जमीन क्यों नहीं? तो लोग कहेंगे पूर्व जन्म के कमाए है, भाग्य है। तो अगर भाग्य ऐसा लिखने वाला कोई देवता है तो वो देवता गलत है, क्योंकि भाग्य गलत नहीं लिखना चाहिए किसी का। आज 5-5 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, स्कूल कॉलेज में लड़कियां जा रहा है, उसके साथ छेड़खानी हो रही है। क्या हमारे जो भाग विधाता है उसके भाग में यही लिखा है? तो ऐसे भाग्य विधाता को नहीं मानना चाहिए। ये तमाम जो समाज में जो भी बातें व्यवस्था होती है वह सामाजिक और राजनीतिक है। हम अगर गरीब है तो उसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे पास अगर रोजगार नहीं है तो उसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। इसलिए आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको फिलोसफी पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको लॉजिकल चीज बनाया जाता है, इसलिए आपको विज्ञान पढ़ाया जाता है ताकि आप तर्क कर सके, विज्ञान के साथ विश्लेषण कर सके, चीजों को समझ सके, ऑब्जर्व कर सके और उसमें डिस्कशन करे, बहस करे, तर्क करे। अगर ये विवेक हमारे सामने अगर इसको विकसित नहीं कर पाएंगे तब तो कोई किसी के पास 4-4 महल घर है और कोई टीन के चदरा और फूस के घर में क्यों रहने के लिए मजबूर है? ये बातें क्यों है? किसी का समाज आप जानेंगे कि उनका बाप भी पढ़ा था, उनका दादा भी पढ़ा था, उनका परदादा भी पढ़ा था। और जरा ये पूछने वाले जो हमारे कुर्मी लोग भाई हैं, दलित भाई हैं, यादव भाई हैं, जरा उनके पूछिए तो दादा कितना पढ़े थे? सब डिग्री भूल जाइएगा। बहुत कम लोग होंगे जिनके दादा पढ़े लिखे होंगे। और आज भी पहली पीढ़ी होगा जो पहली बार उसके खानदान का कोई लड़का स्कूल लड़की गई होगी। किसी का अगर पिताजी पढ़ा मिल जाए तो मां नहीं पढ़ी मिलेगी। आखिर क्यों नहीं मिला?
इसके पीछे का कारण क्या है? इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। जब इतिहास के पन्नों को उल्टाएंगे तो पता चला कि जो आज हिंदू बने हुए हैं, जो लोग आज कहते हैं हम क्षत्रिय बन गए हैं, उन सबको हमारे इसी धर्म के अंदर शूद्र कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है, अछूत कहा जाता है। आज आप भी अपने दरवाजे पे किसी को चमार को डोम को नहीं चढ़ने दीजिएगा, भले उसका सूप आपके देवता पे चढ़ जाए। ये जो समाज में भेदभाव है, ये भेदभाव कैसे पैदा हुआ? क्योंकि आपसे जो बड़ा है वो आपको नीचा मानता है, आपसे जो नीचा है आप उसको नीचा मानते हैं। हम मनुष्य मानते ही नहीं है। अगर हम मनुष्य नहीं मानेंगे, मानव नहीं मानेंगे, तो भेदभाव घटेगा नहीं, और भेदभाव नहीं घटेगा तो बंदर मामा कभी इधर से रोटी तोड़ के खाएगा, कभी इधर से रोटी तोड़ के खाएगा, और आप रोटी अपना पेट काट काट के उसको देते रहे। ये समझना जरूरी है। कल हमने एक सभा में कहा कि जब हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहे थे, कबूतर का जाल पढ़े होंगे, छोटा सा कहानी, और उस कबूतर के जाल में पढ़ा गया था कि कबूतर को सिखाया गया कि बहेलिया आएगा, दाना फेंकेगा, जाल फेंकेगा, उसमें फंसना नहीं। लेकिन कबूतर रट तो लिया, हम जो बैकवर्ड लोग हैं से रट लेते हैं, रट तो लिया, रटते रटते गया और जाल में फंस गया, क्योंकि वहां जाल के ऊपर दाना देखा, जाल तो उसको दिखा नहीं। बोल रहा है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, फंसना नहीं। बोलते बोलते सब कबूतर फंस गया और खाने वहां पर। तो एक बुजुर्ग बूढ़ा था जिन्होंने देखा था कि किस तरह से सवर्ण वर्चस्व वाले लोग लाठी पीटते थे, कैसे दरवाजे पर नहीं चढ़ने देते थे, उनके दरवाजे से जाते थे तो खराम अपना जो है हाथ में लेके चप्पल लेके चलना पड़ता था। उन्होंने कहा अगर इस जाल में तो बेटा तुम फंस गए हो, अगर तुम इस जाल को छुड़ाना चाहते हो तो सब मिलके ताकत लगाओ और जाल को लेके उड़ जाओ। जब जाल को लेके उड़ोगे तब कहीं है मूसा महाराज जो तुम्हारे जाल को काटेगा। अगर ये हमारे अंदर विवेक, हमारे अंदर समझ नहीं आएगा तो आप देख लीजिए कि एक तरफ जी हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कभी इनका पैर पकड़ते हैं, कभी उनका पैर पकड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका स्वाभिमान मर क्यों गया? सब दिन आप जन्म लिए, आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा। स्वाभिमान को जिंदा रखिए, सम्मान को जिंदा रखिएगा, तो आने वाला पुरखा हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति साहू जी महाराज को याद करते हैं। हम क्यों बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर लगाए हैं? क्यों हम अब्दुल कयूम अंसारी साहब का फोटो लगाए हैं? हम कर्पूरी ठाकुर, यहाँ बाबू जगदेव प्रसाद का तस्वीर इसमें क्यों लगाए हैं? हमने क्यों इसमें फूलन देवी की तस्वीर लगाई है? उसका इतिहास जानना चाहिए। हमने ज्योतिबा फूले का तस्वीर लगाया है जब शूद्रों को और इस देश की महिलाएं, चाहे ब्राह्मण घर की महिलाएं हो कि अछूत घर की महिला हो, किन्हीं को पढ़ने का राइट नहीं था। जितने भी धर्म का किताब है उल्टा के पढ़ लीजिए। आप रोज रामायण महाभारत पढ़ते होंगे, जरा उसमें देख लीजिए क्या स्थिति है। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज भी महिलाएं किसी भी मंदिर की पुजारी नहीं हो सकती है। आज भी महिलाएं किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकती है। ये गैर बराबरी क्यों है? ये गैर बराबरी को कौन समझेगा? हम माँ के पेट से पैदा होते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, लेकिन वह माँ मेरी मंदिर की पुजारी नहीं हो सकती है, किसी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ा सकती, किसी गिरजाघर की फादर नहीं हो सकती, किसी गुरुद्वारे की जाकर के सेविका नहीं हो सकती। ये क्यों है? हम किस तरह, हमारे से चेतना, हमारे अंदर दिमाग में बुद्धि कितना बड़ा हुआ है। हम तो रोज काली माँ का विसर्जन करते हैं और विसर्जन में हमारे नौजवान डूब करके मर जाते हैं। गणेश चतुर्थी होता है हमारे सिकोर चक्का में, उसी दिन 11 बच्चा डूब करके मर गया। हमारी विवेक, हमारी चेतना कहाँ है? हम विज्ञान की कसौटी पर तर्क क्यों नहीं करते? अगर हमारे अंदर समझदारी नहीं होगी तो हमारे अंदर जो मानसिक गुलामी है, ये मानसिक एक जगह गुलाम होइएगा तो दूसरे जगह भी गुलाम होना ही पड़ेगा। उनके अंदर जो सदस्य रहे उनका नाम है डॉक्टर अनिल सदगोपाल, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन रहे और भोपाल में वो रहते हैं। ऑल इंडिया एजुकेशन राइट एजुकेशन फोरम के वो साथी हैं। हम लोग भी थे और उस पूरे बिहार के अंदर सर्वे हुआ, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। नीतीश जी के अंदर वो रिपोर्ट दिया गया, 317 पेज का वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में फेंका हुआ। आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया कि हम समान स्कूल शिक्षा प्रणाली आयोग गठित कर सके। वो जो रिपोर्ट है उस पर हम काम कर सके। अगर वो हो जाए तो ये जो कुकुड़मत्तों के तरह जो प्राइवेट स्कूल है वो बंद हो जाएगा। ये जो बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर करोड़ों का व्यापार कर रहा है उसका सेंटर बंद होगा
और फिर नीचे से लोग ऊपर के आएंगे। अच्छे लोग पढ़ेंगे। हमारा बेटा, हमारा भाई जब इतना कीचड़ में घुस करके भैंसिया गैया का दूध निकाल सकता है तो वो पढ़ने लगेगा तो इस देश में विज्ञान की भी तरक्की होगी, किसान की भी तरक्की होगी, उस देश का भी तरक्की निश्चित होगा। लेकिन वो नहीं चाहता कि नौजवान पढ़े, उसके पीछे षड्यंत्र है। और देश के इसी बिहार के जितने भी कॉर्पोरेट लोगों का एपीएस, डीपीएस, ये आईसीएसई बोर्ड वाले जितने प्राइवेट स्कूल है वो दबाव बनाया और वो आज तक सिफारिश लागू नहीं हुआ। अभी सर्वे चल रहा है, अभी भूमि का सर्वे चल रहा है, कह रहा है कि हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे के नाम पर फिर आपको अगले 20 साल तक आप थाना, कोर्ट, कचहरी दौड़ेंगे, अपने गाढ़ी कमाई को बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं होगा। आपको बता दें, इसी नीतीश कुमार सरकार, इसी भाजपा की सरकार में डी बंदोपाध्याय की कमेटी बनी, इसी बिहार में भूमि सर्वे हुआ, भूमि सर्वे की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कहां है? ठंडे बस्ते में फेंका हुआ। आपने कभी खोजने का काम किया? हमारे एक बड़े भैया ने कहा कि 5 किलो अनाज देता, सबको कहां से देगा? 12 लाख हजार करोड़ रुपया केवल गौतम अडानी को माफ कर दिया, एक आदमी को। गूगल पर सर्च करिए, पढ़िए, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। इस देश का पूरा जीडीपी जो है, उस जीडीपी का कितना % एजुकेशन में खर्च होता है? हमारे घर में कोई मर जाए, कफन पे टैक्स है सर 28% है ना, नमक खाते उसमें टैक्स है ना, दाल चावल जो खाते हैं, कोई भी चीज उपयोग करते हैं। अभी माइक में हम बोल रहे हैं और ये साथी जो रिकॉर्ड कर रहा है इसमें भी जीएसटी लगता है। हमारा पैसा सरकार के घर में जाता है, मेरे हिस्से का पैसा कहां है? ये गरीब लोगों के हिस्से का पैसा वापस हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप कहते हैं कोई खैरात में देता है, वो अपने बाप घर से पैसा देता है, अपने बाप घर से आवाज देता है। ये हमारा पैसा, हमारा हिस्सा है। और अगर आपको यहाँ हिस्सा 1 इंच जमीन में इधर उधर हो जाए, लाठी निकाल लेते। आपके भैयारी में जमीन में 4 इंच का इधर उधर हो जाए तो लाठी निकाल लेते हैं। आपके जीवन का गाढ़ी कमाई करोड़ों रुपया किसी और को दे देता है। आप बैठ करके व्हाट्सएप खेल रहे हैं, आप रील बना रहे हैं और अलग अलग गाना सुन रहे हैं। ये कौन लड़ने के लिए आएगा? भगत सिंह 23.5 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया। क्यों चढ़ा? भगत सिंह क्या किए थे? अंग्रेजों के सामने वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे इंपीरियलिज्म डाउन डाउन, कैपिटलिज्म डाउन डाउन। वो क्यों कह रहे थे? इंपीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद, कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवाद। वो क्यों कह रहे थे कि पूंजीवाद समाप्त हो, साम्राज्यवाद समाप्त हो? आज पूरा का पूरा देश का जो राजनीति है पूंजीवादियों के गिरफ्त में। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जो चाहेगा रात में भारत का प्रधानमंत्री वही करेंगे। ये राजनीतिक हैसियत उसकी नहीं कि उसके खिलाफ में बोल सके। आपको पता होगा कि चुनाव के समय में जब राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी, मुकेश अंबानी के खिलाफ में सारा बात बोला तो एक दिन नरेंद्र मोदी भी खिसिया के बोला कि एक टेम्पो जो पैसा है वो कांग्रेस के पास ही जा रहा था। तो ये प्रधानमंत्री कितना झूठा है, इस बात को समझिए। एक प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं कितना टेम्पो पैसा उस पार्टी को जा रहा है। अब भाई जब प्रधानमंत्री हो और आपको मालूम है तो पकड़ के गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को जेल दे देना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? नहीं हुआ, हैसियत हुआ उनको पकड़ने का? उन्हीं का बयान है, मैं कोई अलग से तो नहीं बोल रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रहा है। यह समझने का कोशिश करिए। आपका जो पढ़ाई में जीडीपी ग्रोथ का जो परसेंटेज था वो परसेंटेज घटा दिया गया। लाभ मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, वो खत्म कर दिया। और ये स्मार्ट मीटर में जो सब्सिडी की बात है वो बेईमानी और चोरी है। स्मार्ट मीटर को कंट्रोल किया जाता है जैसे हमारे मोबाइल को कंट्रोल किया जा सकता है। आप मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, आपका फ्रंट और बैक का कैमरा ऑन हो सकता है ना। अमेरिका में बैठा हुआ लोग हैक करता है कि नहीं करता? टेक्नोलॉजी आप लोग जानते समझते हैं कि नहीं? तो जो स्मार्ट मीटर के अंदर चिप लगा है, किस कंपनी का चिप लगा जाने? ये स्मार्ट मीटर किस कंपनी का पढ़े? अडानी ग्रुप का है। पढ़ना चाहिए। हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं। अभी अभी हमारे साथी बीहपुर से फोन किए, ग्रिड में अभिनंदन निषाद। वो नौजवानों का स्मार्ट मीटर नहीं था, ये साधारण मीटर था। जैसा हमारे सरवण भैया ने कहा, वो मीटर हटाना चाहता था, नहीं हटा, उसका बिल गड़बड़ करने लगा और अचानक उसके अंदर जो है 1000 रुपये से ज्यादा 1700 या 3200 रुपया का 3700 रुपया का बिल आ गया। वो गया कि भैया स्मार्ट मीटर हमको नहीं लगाना, ये मीटर हटाओ, दूसरा मीटर लगाया, इसको ठीक करो। ये कहने आज गया ग्रिड के अंदर, वो रिकॉर्डिंग करा, हम वो बात करते हुए रिकॉर्डिंग कर, क्योंकि बिल उसका ले नहीं रहा था आवेदन।
तो उसके साथ धक्कम धुक्की मारपीट किया है और अभी हमारे पास उसका वीडियो आया है। ये तानाशाही है। आप जाइए ब्लॉक में, आप जी हुजूर करके आप जरा सा कुछ बोले, इतना डांट डपट के बोलता है। ये हैसियत, इतना तानाशाही अफसरशाही कैसे बढ़ा? इसी मोदी और नीतीश के राज में बढ़ा है। ये जो सवर्ण वर्चस्व बढ़ा है फिर से इसमें कायम हुआ है। ये कौन इस पर बोलेगा भाई साहब? हम चाहते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, समता को मानने वाले हैं, बंधुत्व को मानने वाले, भाईचारा को मानने वाले हैं। ये तभी होगा जब हम भी सीना तान के खड़े रहेंगे। समानता तब होगी, गुलाम और मालिक में कभी समानता नहीं हो सकता। इसलिए अगर गुलाम के तरह आप जिएंगे, गुलाम के तरह खड़े रहेंगे तो समानता नहीं मिलेगी। हम भी आप लोगों के बीच कोई राइफल लेकर चलते हैं, कोई बंदूक लेकर चलते हैं। इस देश में हमेशा कलमकारों को सम्मान मिला है और हमारे जितने महापुरुषों की तस्वीर लगी है सभी के सभी अहिंसक हैं। फूले का पूजा करिए, फातिमा शेख का पूजा करिए, जिन्होंने आपको हक अधिकार देने का काम किया। ये फूलन देवी के साथ जब बलात्कार का मामला आया, दर्जनों लोगों ने इसके साथ अन्याय उत्पीड़न किया और सप्ताह 15 दिन तक किया। ये कोई जहर नहीं खाई, कुएं में कूद के नहीं मरी, कोई फांसी पे नहीं लटकी, बल्कि बंदूक उठाए और एक दिन में 2200 लोगों को गोली से उड़ा देने का। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते ये हमारी जो अति पिछड़ा समाज की बेटी फूलन देवी, मुलायम सिंह यादव ने इन्हें टिकट दिया जेल से निकलने के बाद और पार्लियामेंट में पहुंचा। लेकिन उन सवर्णों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ठाकुरों को। ये संसद के गलियारे में रहने के लिए जो संसद इनका अपना डेरा है, उस रास्ते में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज भी जब कोई नौजवान हमारे बीच का खड़ा होता है, बोलता है, तो किसी न किसी रूप में दबाने का कोशिश करता है। इसी नगर पारा में क्या हुआ? रोज उत्पीड़न का मामला आया, किसके पास आया? तमाम तो यहाँ कहते हैं हम 2500 कुर्मी है यहाँ, जा लेके जाते बगल में पड़ोसियों को अपना मदद करने के लिए, लेकिन डरे हुआ समाज किसी का क्या रक्षा करेगा? हम लोग गए वहां दर्जनों लोगों के साथ, आज भी उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो एक जो दोषी है उसको छोड़ दीजिए, हमको निकाल दिया। हमने कहा कि जो गलत का विरोध करता हम उसके समर्थक है, कायर के समर्थक गौतम कुमार प्रीतम नहीं। जो लड़ेगा उसके साथ हम लड़ेंगे। ये हमारे समाज की जरूरत है। अगर आप खड़ा नहीं होंगे, आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अपनों के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आपके बीच कोई साथ देने वाला नहीं आएगा और ना ही आपको कभी साथ देगा। आप संगठित तो होइए, आप आपस में ही लड़ते रहते हैं। जरा नौजवान है, बैठिए एक जगह। जिन लोगों ने कहा कि पुस्तकालय होना चाहिए, मैं कहता इतना बड़ा तो दरवाजा है आपके पास, कितने लोगों के घर में इतना बड़ा दरवाजा है? जरा बैठिए, आएंगे हम लोग भी 10 दिन में 15 दिन में, बुलाइए, घंटों आपके साथ बैठेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। तो ये हम लोगों की लड़ाई है, इसलिए हम लोग जन संवाद करने चले। हमने अभी कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं लिया। हम आए हैं, चुनाव लोगों ने हमको वोट दे दी, हम ये कहने नहीं आए हैं। विपिन भैया बोले, हमने कहा हम वोट के लिए नहीं आए हैं। जब चुनाव का समय आएगा देखा जाएगा, जब हम कैंडिडेट होंगे तो देखा जाएगा। लेकिन पहले अपने हक अधिकार के लिए तो खड़ा होइए, सीना तान के जरा खड़ा होइए, जरा मुट्ठी बंद करके इनकलाब जिंदाबाद तो करिए, फिर देखिए आपका तकदीर बदलता है कि नहीं। और किसका मजाल है कि फिर आपका जमीन में कोई भैंस चरा देगा? क्यों चरा देगा भैंस? हमारे घर में, हमारे खेत में जमीन में 50 घर रातों रात बांध दिया और 48 घंटे के अंदर उस पूरे घर को खाली कर दिया। आप लोग तो सब इतिहास जानते हैं बड़े भैया सब। इसलिए निडर होइए, खड़ा रहिए मजबूत के साथ। एक और साथ बात करना चाहते हैं, नौजवानों के बीच ये बात जाना चाहिए कि आज नशा का बहुत जोर चला है। आज इसमें एक गांजा सिगरेट बहुत बढ़ा है। छोटा छोटा पुड़िया में आकर के लोग पी रहे हैं। ये पैसा किसके पास जा रहा है मालूम है? ये चीन पैसा जा रहा है। जो स्मगलिंग करने वाला देश है वहां पैसा जा रहा है। और इस बिहार के अंदर जो स्मगलर बड़े बड़े लोग हैं, जरा उनकी सूची करिएगा तो फिर आपको लगेगा वही लोग हैं। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामनाथ फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब्दुल कयूम अंसारी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब्दुल कयूम अंसारी साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हर जोर जुल्म के टक्कर
टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा, नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे, नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे।